हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्री डीएलएड एग्जाम यानी कि जिन्हें हम लोग बीएसटीसी एग्जाम भी कहते हैं, उसके लिए हम लोग टीचिंग मेथड का जो पोर्शन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, टीचिंग मेथड ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचिंग मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एक तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, जिस कारण से आप लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हो। और आपकी जो कंपटीशन में जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं वो इसको क्लियर एकदम पढ़ के जाते हैं। 150 नंबर का पोर्शन है। ठीक है, 150 नंबर के पोर्शन में से आपको कम से कम इसमें से 130 नंबर तो ऐसे टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, 130 तो नहीं बनते हैं क्योंकि एक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का होता है। तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, जैसे 132 हो गया तो लगभग इतना आपको जो टारगेट है वो लेना पड़ेगा, तब जाके आपका जो सिलेक्शन है वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज आई मीन जो डाइट कॉलेजेस होती हैं उनमें होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में जो भी बच्चा डीएलएड एग्जाम देगा वो इस वीडियो को पूरा देखेगा, एंड तक देखेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं और इस क्लास को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है आपको। ठीक है, चलिए। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन उसकी नौकरी, ऑप्शन बी उसकी गरिमा एवं मर्यादा, ऑप्शन सी छात्रों का विश्वास, ऑप्शन डी उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जैसे अगर अध्यापक से संबंधित सवाल है तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जो अध्यापक है वो मुख्य तौर पे, अगर आपकी डीएलएड एग्जाम में कोई इस प्रकार का प्रश्न बने तो अध्यापक जो है वो मुख्य तौर पे दो ही जो चीजें हैं उनसे संबंधित आप लोगों को रखना है। सबसे पहले स्थान पे आप जो है वो वरीयता देंगे छात्रों को, और जो दूसरे स्थान पे आप वरीयता देंगे वो देंगे आपके समाज को। उसके बाद में अन्य चीजें आती हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को छात्रों को वरीयता देनी है। ठीक है, उसके बाद में जो समाज से रिलेटेड बात है उसको आपको ऊपर रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए छात्रों के विश्वास, सबसे पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे उसकी नौकरी, नौकरी के लिए कभी भी अध्यापक जो है वो कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज अब आप क्या एलिमिनेट करेंगे, तीनों चीजें पॉजिटिव ही है, तो आपको जो आंसर है आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा छात्रों का विश्वास। ठीक है, उसके लिए मूल्यवान क्या होगा कि छात्रों का उसके ऊपर विश्वास है। अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा अध्यापक वह है जो, एक अध्यापक है वो अच्छा अध्यापक कहलाएगा क्योंकि मेधावी व परिश्रमी हो। ठीक है, पॉजिटिव चीज है, होना चाहिए, हम लोग इसको टिक कर देते हैं एक बार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन उसके विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ये भी पॉजिटिव चीज है तो वो सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सदा जीवन व्यतीत करता हो, हमेशा जो है वो जीवन व्यतीत करता हो। जीवन व्यतीत तो अध्यापक क्या हर कोई करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अच्छा है, तो ये तो नेगेटिव चीज हो गई, इसको तो कैंसिल ही करना है। ठीक है, चौथी चीज है अपने विषय में प्रवीण हो। ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि हम लोग विषय में प्रवीण वाले भी एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, अब बची हुई तीनों में से हमें सबसे बेस्ट ढूंढनी है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको टॉप पे जो है वो विद्यार्थियों को रखना है, तो यहाँ विद्यार्थियों की चर्चा की जा रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या फिर ये सभी। अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में ये सभी दिखे, कब? टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में। ठीक है, कब? टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में। ठीक है, तो आप लोग मेरी एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि उन प्रश्नों में से 80 से 90% जो प्रश्न होंगे उनका आंसर यही होगा। बट हम लोग अभी लॉजिकली भी बात कर लेते हैं। ठीक है, लॉजिक भी हम लोग समझते हैं कि लोकतंत्र मजबूत होता है ऑब्वियसली, जब कोई देश शिक्षित होगा तो उसका जो लोकतंत्र है, उसके जो संविधान है वो मजबूत होगा। दूसरा ऑप्शन अंधविश्वास में कमी आती है। जी हाँ, अंधविश्वास में जब शिक्षा बढ़ती है तो कमी आती है। ठीक है, आपने अपने समाज में भी देखा होगा। ऑप्शन सी है हमारा, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, बिल्कुल सही। तो ये सब तीनों की तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगली चीज देखिएगा। चौथा प्रश्न है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? स्कूल के बाहर, स्कूल में नहीं पूछा है, स्कूल के बाहर पूछा है, तो इसको हाईलाइट करिएगा। कोई छात्र है उससे आपको किस प्रकार से व्यवहार करना है वो देखिएगा। अजनबी की तरह? बिल्कुल भी नहीं, अजनबी बन के तो आप बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आप। ठीक है, दूसरी चीज, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ये कौन सी बात हुई? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है,
तीसरी चीज, बहुत गंभीर होकर। देखिए बहुत गंभीर होने से क्या होगा कि वो जब कक्षा कक्ष में आपसे मिलेगा तो वो आपसे प्रश्न वगैरह पूछने में झिझकेगा, ठीक है। तो वो एक तरीके से आपसे फ्रैंक नहीं हो पाएगा, जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोले तो बालक को कभी भी डरा धमका के नहीं पढ़ाना है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मित्र की तरह आप लोग व्यवहार करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षण क्या है? शिक्षण जो है वो क्या है? शिक्षण क्या होता है? सबसे पहले ये बताऊं, शिक्षण होता है टीचिंग, ठीक है। टीचिंग हम लोग बोलते हैं शिक्षण को, इंग्लिश में हम लोग टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। अब टीचिंग जो है वो क्या है? देखिए, एक कला, एक कौशल, एक क्रिया मात्र, या फिर एक तपस्या। देखो तपस्या वाली तो ना बात बहुत मतलब हाई लेवल की हो गई, ये नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। शिक्षण उतना भी डिफरेंट चीज नहीं है या इतना भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। ऑप्शन सी नहीं होगा, क्रिया मात्र नहीं है। शिक्षण जो है वो एक कौशल है। आप लोग जब डीएलएड में एडमिशन ले लेंगे, आप लोगों को जब कॉलेज अलॉट हो जाएगी, तो आप लोगों को पता चलेगा कि शिक्षण कौशल नाम से आप बहुत सारी जगह आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शिक्षण कौशल, तो इनमें आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि शिक्षण जो है वो एक तरीके से एक कौशल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न अगला देखिएगा, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, शिक्षा कब सार्थक होगी? शिक्षा वास्तविक तौर पे है क्या, ये हमें पूछा है। तो पहला है पाठ्यक्रम केंद्रित हो। पाठ्यक्रम केंद्रित ऑब्वियसली शिक्षा को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप लोग मुझे बताइएगा। दूसरा ऑप्शन है छात्र केंद्रित हो। तीसरा ऑप्शन है रोजगार केंद्रित हो। चौथा ऑप्शन है समाज केंद्रित हो। देखिएगा रोजगार केंद्रित तो बिल्कुल भी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षा जो है आप लोगों को अभी ना मतलब अभी तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये फील्ड आपके लिए नहीं है। जब भी आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, उसके बाद में आप लोग बहुत जगह पे पढ़ोगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा। क्या अर्थ होता है इसका? छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये जो चीज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कि जो आप लोग शिक्षण प्रक्रिया करवाते हैं, आप लोग जो टीचिंग प्रक्रिया या टीचिंग प्रोसेस जो करवाते हैं, वो हमेशा उसके सेंटर में ना बालक होना चाहिए। मतलब बालक के इर्द गिर्द सारी घटनाएं घूमनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो छात्र ही होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? शिक्षण की समस्याओं को देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रश्न आप लोग समझे, ठीक है। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व पूछा है। शिक्षण है, शिक्षण करवाता कौन है? शिक्षण प्रक्रिया करवाता कौन है? एक शिक्षक करवाता है, ठीक है साहब। इसमें कोई दिक्कत आएगी, इसमें कोई समस्या आएगी अगर मतलब बालक को कोई टॉपिक पढ़ाया, जैसे पाठ नंबर 4 आप लोग मान लीजिए पढ़ाया, 4 नंबर पाठ आपने पढ़ाया, किसने? शिक्षक ने। अब इसमें बालक को कोई समस्या आती है 4 नंबर पाठ में, तो उसको दूर भी कौन करेगा, उसका निराकार कौन करेगा? वो भी शिक्षक ही करेगा। तो प्रधानाचार्य का दायित्व होगा मैनेज वगैरह करना स्कूल को, ठीक है। तो उसका दायित्व ये नहीं है ना कि शिक्षण प्रक्रिया में आई हुई समस्याओं को दूर करे। सरकार सरकार क्यों करेगी समस्याओं को दूर? सरकार शिक्षकों को हायर कर तो रही है। तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए जिसे हायर किया गया है, जो पढ़ाता है, वही तो समस्याओं का दूर करेगा। शिक्षाविद, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, शिक्षकों का दायित्व होता है शिक्षण प्रक्रियाओं में समस्याओं का दूर हल करना या उनका निराकरण करना। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक है, उसकी योग्यता और आचरण दोनों का सबसे अच्छा जो मूल्यांकन है वो कौन करते हैं? देखिएगा, उसके प्रधानाचार्य, उसके शिष्य, समाज में संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ। देखिएगा अगर आप लोग अभी तक क्लास देख रहे हैं तो इसको एंड तक देखिएगा। इसमें हम लोग 30 प्रश्न लेके आए हैं, तब तक आपका पूरा दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। मैं गारंटी नहीं लेता कि ये 30 प्रश्न है, इनमें से ऐसा कई टीचर्स करते हैं कि इसमें से बता देंगे कि 4 प्रश्न इसमें से पक्का, नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। जो आपके एग्जाम लेने वाला है वो मूर्ख नहीं है कि हर कोई शिक्षक है वो यूट्यूब पे ऐसे लिखता है कि हाँ इतने प्रश्न इसमें से, इतने इसमें से। एग्जाम लेने वाली एजेंसी एकदम मूर्ख नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो ओपन यूनिवर्सिटी मतलब वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी आई थिंक आपका एग्जाम लेती है, तो वो इतनी मूर्ख नहीं है कि आपके जो है किसी एक क्लास से 4 प्रश्न उठा के डाल देंगे, ठीक है। लेकिन इस क्लास को देखने के बाद में आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो मैं इतना जरूर कहता हूँ कि इन 30 प्रश्नों के बाद में आप लोग ना उसमें 50 में से लगभग 20 से 25 प्रश्न आसानी से एकदम हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी धीरे धीरे हम लोग और भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे, हिंदी इंग्लिश सारे जो प्रैक्टिस सेट है हम लोग कवर करेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जब भी वीडियो अपलोड हो अपडेट मिल जाए, ठीक है।
चलिएगा, अब देखिए शिक्षण की जो योग्यता है, योग्यता मतलब कि वो कैसा पढ़ाता है, किस प्रकार से उसमें मतलब विषय की समझ है, उसका आचरण मतलब उसका जो व्यवहार है, वो किस प्रकार से छात्रों के साथ में व्यवहार करता है, किस प्रकार से वो समाज में आचरण करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा सबसे अधिक? ऐसे समझो कि आप लोगों का जो अगर असेसमेंट है या आपका जो इवैल्यूएशन है यानी कि मूल्यांकन है, वो सबसे अधिक कौन करेगा? देखिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। एक तो आप ना मान लीजिए कि आप लोग रूम लेके रह रहे हैं, आप लोगों ने जैसे सिलेक्शन हुआ आपका, आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुई, आप 2 साल के लिए कहीं मतलब आपको डाइट मिल गई, ठीक है? डाइट मिल गई, आपको डाइट मिली, आप लोग रूम लेके रहते हैं अपने रूममेट के साथ में, ठीक है? रूममेट के साथ में आप लोग डाइट में रहते हैं, ठीक है? एक मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, दूसरा आपके माता-पिता, ठीक है? माता-पिता। अब आप लोग मुझे बताइए आप 2 वर्ष के बाद में घर जाते हैं, ठीक है? 2 वर्ष के बाद में घर जाते हैं, तो आपका जो मूल्यांकन है कि आप लोगों ने 2 वर्ष कैसे बिताए, वो सबसे अधिक आसानी से कौन बता पाएगा? आपका जो रूममेट है वो या फिर आपके माता-पिता? ऑब्वियसली रूममेट क्योंकि उसने आपको देखा है 2 साल तक कि आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से आपने पढ़ाई-लिखाई की है। तो जिसके साथ में ज़्यादातर समय बिताएगा, जिसके साथ में ज़्यादातर जो आप रहेंगे, वही तो आपका ज़्यादा मूल्यांकन कर सकता है। जो शिक्षक है वो समाज में रहता है कि ज़्यादा टाइम नहीं रहता, विशेषज्ञ है वो तो बिल्कुल भी नहीं इतना क्लोज़ नहीं होते, ठीक है? प्रधानाचार्य के सामने तो हमेशा फॉर्मल ही होता है टीचर, तो शिक्षक जो है वो उसके शिष्य जो भी है, उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसका अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके शिष्य। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपको अपने थॉट्स बताने हैं, ठीक है? उनमें ना शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए मुख्य तौर पे ये पूछा है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में नौकरी बिल्कुल नहीं, शिक्षा का उद्देश्य कभी भी नौकरी नहीं होता, ठीक है? न ही शिक्षण का उद्देश्य जो पुस्तकें हैं उनका कोर्स वगैरह करवा देना ये भी नहीं होता। टीचिंग प्रक्रिया है उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि मतलब बुक में आपको 4 पार्ट दिए, 4 पार्ट कंप्लीट करवा दिए, बस आप लोग अब मास्टर्स की डिग्री ले लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं तो नौकरी के लिए पढ़ते हैं, ठीक है? अगर आपके पास में शिक्षा है तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं, ठीक? चलिए बी ऑप्शन देखिए छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, ठीक है? शिक्षा से ही होता है तो पॉजिटिव पॉइंट है तो इसको एक बार आप लोग टिक करके रख लीजिएगा, ठीक है? ऑप्शन सी है छात्रों को साक्षर बनाना, नहीं, ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता कि राजस्थान में जो है साक्षरता दर बढ़ा दे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन डी होता है बालकों का सर्वांगीण विकास। भाई सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई चीज लगेगी ना जब आप लोग कॉलेज में जाओगे और आप लोग पढ़ोगे धीरे धीरे, तो सर्वांगीण विकास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर भी इसका यही होगा। अब कैसे? सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है विकास के ना टोटल 4 पहलू होते हैं। जो विकास है वो टोटल 4 पक्षों में होता है। अब आप लोग बोलेंगे सर ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ, मैं समझाता हूँ देखिएगा। इसमें ना आप लोग सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं, ठीक है? इसीलिए जो विकास होता है उसके 4 पक्ष होते हैं, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। अब समझिएगा। देखिए यहाँ तो केवल एक पक्ष की चर्चा हो रही है कि मानसिक योग्यता का विकास जो है वो शिक्षा कर देती है। लेकिन यहाँ पे ना मानसिक तो इसका एक टॉपिक है, मतलब एक तरीके से एक पार्ट है। मान लिया कि शारीरिक जो है वो तो जीन्स पे निर्भर करता है, माता-पिता की किस प्रकार की जीन्स है उस पे निर्भर करता है, ठीक है? लेकिन बचे हुए 3 पक्ष तो जो है वो तो शिक्षा ही सुधारती है ना। बालक का मानसिक विकास शिक्षा करती है, समाज में किस प्रकार से उसे जीना है ये शिक्षा निर्धारित करती है। और उसके बाद में उसके संवेगात्मक विकास का जिम्मा भी ना शिक्षा ही लेती है, ठीक है? तो जो विकास सर्वांगीण विकास है उसका तात्पर्य है कि जो विकास है उसके सारे पक्षों को ना विकसित करना, बालक के सारे पक्षों को विकसित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब आप सिलेबस बना रहे हैं, जब आप सिलेबस बना रहे हैं तो आपको किस बात का मुख्य तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा? शिक्षा के उद्देश्यों का, ठीक है, मैं मानता हूँ एक बार के लिए सही है चीजें, क्योंकि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? छात्रों की आवश्यकता, छात्रों की रुचि और योग्यता का, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने जैसा कि कहा कि आप जो छात्र हैं उसको हमेशा शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में रखते हैं, ठीक है। इसीलिए छात्रों को जो भी नीड है, छात्र जैसे दूसरी क्लास में तो उसकी आवश्यकता क्या है, उसको पहाड़े सिखा दो, उसको मतलब जो कौशल होते हैं 4 भाषा के, अगर भाषा पढ़ा रहे हो तो चारों कौशल है उनमें से स्टार्टिंग के 1-2 कौशल है उनमें निपुण बना दो। तो उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार। दूसरा रुचि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप लोगों को अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा पढ़ने में तो आप पढ़ोगे कैसे? अब जैसे अभी तक आप लोग अगर क्लास देख रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट है क्लास में, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तभी तो देख रहे हैं।
अगर आपको मज़ा नहीं आता तो आप पहले 2-3 मतलब प्रश्नों के बाद में क्लास छोड़ के चले जाते। तो रुचि ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रुचि जब बालक में होगी, आप लोग जैसे अध्यापक बन जाएँगे, तब भी आपको बालक में रुचि जो है वो जागृत करनी है। उसके बाद में योग्यताओं का, छात्रों की किस प्रकार की योग्यताएँ हैं, जैसे अगर आप लोग 10वीं कक्षा के बालक को आप पहाड़े सिखा रहे हो पाठ्यक्रम में, ये तो नहीं है ना। बालक की योग्यता क्या है? उसको तो बहुत कुछ आता है, उसको तो उसके हाई लेवल का सीखना है, उसको मतलब थोड़ा आगे का सीखना है। तो योग्यता जो है उसका भी, छात्रों की योग्यताओं का भी ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है? तीसरा ऑप्शन क्या है? शिक्षण अनुसंधान होगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन ना परफेक्ट ऑप्शन ढूँढना है। देखो, एक पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन इसमें परफेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए व बी दोनों, क्योंकि इसमें दोनों सम्मिलित है। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, एक जो प्रिंसिपल है या हेडमास्टर जो है, उसको किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन ए है छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बिल्कुल होना चाहिए, जो मोटिवेट करता है प्रधानाचार्य जब छात्रों को, तो उनकी ना पढ़ाई में रुचि बढ़ती है, वो रोज स्कूल आते हैं। अब ऐसे एक डरावना सा प्रिंसिपल होगा या हेडमास्टर होगा, ठीक है? अगर एक ऐसा हेडमास्टर हो कि वो डरावना सा हो, बच्चों को मारपीट करता हो, ठीक है? अभी हमने घटना सुनी, बच्चे के हाथ पैर बांध के पीटा गया था, तो बड़ी ही दुखद घटना थी वो भी। उसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे, आपको उसमें भी कुछ एक सीखने को ही मिलेगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मैं 1-2 दिन में अपलोड करूँगा, अभी बना ही रहा हूँ उस वीडियो को मैं, उस क्लास को, ठीक है? तो हेडमास्टर अगर मान लीजिए डरावना हो, बच्चों को पीटता हो, तो इस प्रकार से अगर कोई होगा, तो बच्चे फिर डेली स्कूल आएँगे क्या? वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दूसरी, तीसरी क्लास तक पढ़ेंगे, फिर समझदार होंगे तो वो ड्रॉप आउट हो जाएँगे उस स्कूल से। ठीक है? मतलब अपना नाम वगैरह कटवा लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए कौन? हेडमास्टर या हेड टीचर। ऑप्शन बी क्या है? अध्यापकों के लिए समानता का व्यवहार रखने वाला, बिल्कुल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब वरना ना क्या होता है, अध्यापकों में भी जो द्वेष भावना है वो पैदा हो जाती है। अगर अध्यापकों के लिए समानता का भाव नहीं रखेगा, तो द्वेष भावना पैदा हो जाएगी। जैसे एक टीचर है, उसके तरफ तो विशेष रूप से वो अट्रैक्ट है, कोई टीचर है उसकी तरफ तो विशेष रूप से उसको ध्यान देता है जो हेडमास्टर है, कि मतलब उसके लिए ना सबसे बेस्ट टीचर ही वो ही है, ऐसा करके। और एक को वो भाव भी नहीं देता, एक को मतलब उसकी समस्याओं का निदान भी नहीं करता, न उपचार करता है, तो वो चीजें गलत हो जाती है। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है। तीसरा क्या है? कुशल प्रबंधक, काम ही यही है भाई। प्रधानाचार्य का मुख्य तौर पे काम क्या है? कि विद्यालय सुचारू रूप से चलता रहे, कुशल रूप से उसका प्रबंधन करना ही तो उसका कार्य है। तो ऑप्शन सी भी सही होगा, और ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। प्रश्न 12 देखिएगा, अपने अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। आपके अनुसार शिक्षण की जो योजना पद्धति है, क्या योजना पद्धति किसकी? शिक्षण की, यानी कि टीचिंग प्रोसेस जो है उसकी योजना पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए? शिक्षा केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित? तो आप सभी को पता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है, वो जो है वो बालक के केंद्र में होती है, बालक को केंद्र में रख के ही होता है सारा कुछ जो होता है। शिक्षक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं होता, प्रोजेक्ट केंद्रित तो नाम ही आज सुना है, ऐसा कुछ है, ठीक है? पाठ्यपुस्तक केंद्रित क्या होता है? अभी तो मैंने बताया कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगर बुक में 4 पाठ है, 4 पाठ पढ़ा दिए तो बालक ने मतलब जो अचीवमेंट्स है वो ले लिया, ऐसा नहीं होता ना। बालक केंद्रित होती है, बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, एक जो टीचर होता है उसका सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम गुण, उसका मतलब वो बेस्ट किस प्रकार से माना जाता है, उसका जो एक ना कौन सी खूबी है उसमें होनी चाहिए? सबसे पहला, अध्यापक के प्रति अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है? अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, और चौथा है अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टीचर की होती है ना, वो होती है धर्मनिरपेक्षता, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि ना भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब ऐसे समझिए, अगर संविधान से रिलेटेड आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को मिले ना, तो आप लोग संविधान को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है? तो संविधान में आपको पता है कि निरपेक्ष राष्ट्र है भारत, मतलब धर्म के आधार पे कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि अगर आप इन तीनों में से सेलेक्ट करते हो ना कोई कुछ, तो आप ये कह रहे हो इनडायरेक्टली कि जो ये पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बोल रहे हो आप। धर्मनिरपेक्षता तो बल्कि बहुत ज़रूरी है। जैसे अलग-अलग जाति, अलग-अलग धर्म के लोग आपके यहाँ पढ़ने आएँगे आपके पास में। लेकिन आप तो बोल दोगे कि नहीं, मैं किसी एक विशेष वर्ग के जो छात्र हैं उन्हें ही पढ़ाऊँगा, बाकी सारे घर चले जाओ, ऐसा थोड़ी ना होगा। आपको सभी को पढ़ाना पड़ेगा, सभी को समान रूप से मान के पढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए आपका जो आंसर हो वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? अध्यापक है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है, मतलब अध्यापक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो किसके प्रति होती है?
प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति, छात्रों के प्रति। देखो सरकार के प्रति ये सब चीज़ों में होती है, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी जवाबदेही होती है। मतलब आप लोगों को ना जब आप रीट की तैयारी करेंगे, आप लोग जब जो है 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करेंगे, 2 साल डिप्लोमा करने के बाद में, तो आप सभी को ना पता चलेगा कि एक ना आपको पढ़ना पड़ेगा राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो हमारा 2009 में लागू हुआ था। इस एक्ट में ना टीचर्स के लिए भी कुछ एक ना रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है? तो वो सरकार ने बनाया है, तो उसके लिए जवाबदेह होगा, मतलब जो रूल बनाया उसको नहीं तोड़ सकता, तो सरकार के प्रति जवाबदेह है। अभिभावकों के प्रति, अभिभावक जो है वो अपनी कुछ आकांक्षाएं लेकर बालकों को ना विद्यालय भेजते हैं, तो उनके प्रति भी वो जवाबदेह है। दूसरी चीज है प्रधानाचार्य के प्रति। तो प्रिंसिपल है वो भी कुशल प्रबंधक होता है, ठीक है? अभी हमने पढ़ा प्रबंधन का कार्य होता है। तो वो उसके प्रति मतलब कि प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के प्रति भी जो अध्यापक होता है वो जवाबदेह होता है, क्योंकि ना उसको एकदम मतलब प्रबंधन करके पूरा कार्य ढंग से निपटाना होता है। और पहला हमारा है समाज और छात्रों के प्रति। अभी मैंने जब पहला ही प्रश्न किया तो मैंने आपको क्या रखा, आप लोग जो टॉप पे रखोगे, टॉप पे किसको रखोगे? टॉप पे आप छात्रों को रखोगे या बालकों को रखोगे? तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा। ग्रामीण अंचलों में बालकों के स्कूल से भागने या पढ़ाई छोड़ने का कारण है। देखिए आप लोगों ने ना, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो बहुत देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ना बहुत से बच्चे होते हैं जो मतलब स्कूल जाते तो हैं, या तो बीच में मतलब बंक कर देते स्कूल को, या तो मतलब जाते हैं लेकिन कुछ समय पढ़ने के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है? बंक वगैरह का सीन तो बहुत चलता है स्कूलों में, ठीक है? ग्रामीण जो स्कूल होते हैं उसमें बहुत चलता है, तो उसका कारण पूछा है। देखिए अगर आपके गांव में अगर ऐसा स्कूल है कहीं पे कि जहां बालक जो है वो स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल घर में ऐसे बोल के जाता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन वहां पहुंचता नहीं है, तो आप लोग ना इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो कि मतलब आप लोग ही सोचिए कि अगर आप स्कूल नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाना चाहोगे? स्कूल का नीरस वातावरण ऑब्वियसली, अगर मतलब वही है कि रुचि पैदा नहीं होगी तो आप पढ़ोगे कैसे? दूसरा, बाल छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है कि छोटा सा बालक है वही सोचता है कि यार मैं कमाने लग जाऊं, थोड़ा सा बाल श्रमिक या श्रम करने लग जाऊं, तो वो हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है छात्रों का अध्यापक से डरना। ये चीज अभी हमने पढ़ी थी कि बाहर किस प्रकार का मित्र का व्यवहार करना चाहिए, उस प्रश्न में हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि छात्र को कभी भी डरा नहीं सकते हम लोग, ठीक है? और अगर ऐसा कुछ पाया गया तो जैसे अभी मैंने आरटी जो एक्ट बताया आपको, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको बताया 2009 का, उसकी धारा 16 और 17 जो है वो एक तरीके से बालक के लिए स्वर्णिम धाराएं हैं। 16 में तो उसको फेल नहीं किया जा सकता, ऐसा दिया गया है, कक्षा 8 तक फेल नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन बाद में रूल चेंज हुए थोड़े, कक्षा 8 में और 5 में रोका जा सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन 17 में ना साफ साफ लिखा है कि आप लोग शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकते, बच्चे के साथ मारपीट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप लोग हाथ भी नहीं लगा सकते एक तरीके से। और मानसिक दंड मतलब आप उसको डरा धमका नहीं सकते, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल भी उसके खिलाफ हो जाएगा। तो अगर ऐसा मान लीजिए अध्यापक करता है तो बालक है वो विद्यालय क्यों ही जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है, ठीक है? जो हमारे समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त है उनका अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा जो साधन है वो क्या है? छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण या पुस्तक अध्ययन। पुस्तकों में कभी भी जो है ना ग्राउंड की जानकारी है वो नहीं मिलती है। और हमारे जो छात्र हैं, छात्रों से संपर्क, छात्र ना बालक होते हैं, आप लोगों को जो बच्चे मिलेंगे वो 6 से 14 साल के मिलेंगे। अब 14 साल के बालक को क्या पता है कि विधवा प्रथा क्या है, ठीक है? उसको थोड़ी ना पता है कि बाल विवाह क्या है, ठीक है? ऐसे कुप्रथाओं के बारे में ना बच्चे को थोड़ी ना पता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अभिभावकों से संपर्क नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा देखिएगा। किसी अभिभावक ने अभी बाल विवाह किया है, ठीक है? बाल विवाह करवाया अपने बच्चों का, ठीक है? तो वो अपना मतलब गलती खुद से क्यों स्वीकारेगा? कि ऐसे थोड़ी ना बोलेगा, आप लोग जब जाएंगे उसके पास तो ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि हाँ हम हमसे गलती हुई है, हमने ये किया था, ठीक है? ऐसा नहीं बोलेगा ना। तो आपको जो ऑथेंटिक जानकारी है वो कभी भी अभिभावकों से मिल ही नहीं पाएगी। सबसे अच्छा ऑप्शन इसका होगा सामाजिक सर्वेक्षण। आप खुद समाज में जाएं, आप खुद समाज में सर्वेक्षण करें, देखें कि किस प्रकार की जो बुराइयां हैं वो समाज में व्याप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिएगा, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण किस प्रकार से कराना चाहिए? जटिल अगर कोई विषय वस्तु है या फिर कोई कठिन विषय वस्तु है तो उसका शिक्षण आप लोग किस प्रकार से कराएंगे? सबसे पहला छात्रों के अनुसार। दूसरा ऑप्शन खंडों में, मतलब कि खंड मतलब टुकड़ों में, समझाता हूं मैं, टुकड़ों में। ऑप्शन सी है हमारा बाद में, ऑप्शन डी है बीच में। तो इसमें से देखिए सीधी सीधी सी बात है,
ऑप्शन सी तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर दोगे और डी भी कर दोगे, क्योंकि ना कभी भी बाद में थोड़ी ना छोड़ोगे आप खुद, अब पढ़ते हैं आप खुद ही छोड़ देते हैं। लेकिन शिक्षक बनने के बाद में ऐसा कभी नहीं होता कि आप लोगों को कोई हार्ड चीज दिख गई कि बाद में पढ़ाएंगे, अभी हमारा मन नहीं है या फिर अभी मुझे खुद को ही नहीं आता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हार्ड चीज होगी या कुछ भी होगा, जो पाठ्य पुस्तक बनती है ना वो कर्म से बनती है। पाठ्य पुस्तक ना कर्म से बनती है, मतलब अगर पहला पार्ट पढ़ोगे तभी दूसरा समझ में आएगा, दूसरा पढ़ोगे तभी तीसरा, ठीक है। तो क्रम से बनती है। कई कई अध्यापक मैंने देखा है, मैंने खुद ने भी जिनसे पढ़ा है वो भी कुछ ऐसा ही करते थे। जैसा बीच में गणित में उठा लिया, 7 की प्रश्नावली आज हम पढ़ाएंगे, 8 की पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, आपको एक से शुरू करना होता है। जो पुस्तक बनाने वाले हैं वो बड़े सोच समझ के पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते हैं, इसीलिए तो बाद में तो बिल्कुल भी नहीं होगा और बीच बीच में तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप लोग कुछ पढ़ा रहे हो, जैसे एक चीज ऐसे समझिएगा, आपको मैं समझाऊं, जैसे जीके तो सबने पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ, आप लोग पढ़ा रहे हो राजपूत काल जो है, मतलब राजस्थान में राजा वगैरह उनका पढ़ा रहे हो। आपको लगा कि मुगल हार्ड है, तो आपने 4 क्लासों में ये पढ़ा है, बीच में आपने एक दिन मुगल पढ़ा दिए, फिर वापस 4 दिन आपने राजपूत काल पढ़ा है, फिर मुगल पढ़ा दिए। ऐसा तो फिर बच्चा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये डी भी कैंसिल हो जाएगा। खंडों में, टुकड़ों में बिल्कुल बात सही है, लेकिन छात्रों के अनुसार, मैंने कहा ना कि छात्र को आप प्रायोरिटी देंगे, सबसे टॉप पे रखेंगे छात्र को, तो छात्र के अनुसार आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में देर से आता है तो, अब ये ना प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने डीएलएड की एग्जाम दी थी, ऑब्वियसली आई गॉट सेलेक्टेड, बट देखिएगा कि जब मैंने एग्जाम दी थी तब ये प्रश्न मेरे शायद टॉपिक में आया था या फिर मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसा कुछ था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्यों है, क्योंकि ना ऐसे प्रश्न उस टाइम पे ज्यादा पूछे जाते थे कि एक छात्र है वो विद्यालय में ना देर से आता है, लेट आता है, ठीक है, टाइम पे विद्यालय नहीं आता, तो आप क्या करोगे। अब आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कुछ होता है तो अध्यापक जो है वो चिल्लाने लग जाते हैं बच्चे पे, ठीक है, चिल्लाने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपको शारीरिक और मानसिक दंड तो देना ही नहीं है बालक को। देखिए पहला ऑप्शन दिया है, अभिभावकों से शिकायत करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ना अभिभावकों से शिकायत करेंगे, कल को अभिभावक की वजह से ही देर से आ रहा है तो उसका तो समाधान नहीं होगा ना। और या फिर अभिभावक फिर बच्चे से मारपीट करेगा तो वो आपसे घृणा करने लग जाएगा। तो ऐसा नेगेटिव कंडीशन तो बिल्कुल भी हम लोग जो है वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा देखेंगे, उसके कारणों का पता लगाएंगे, बिल्कुल सही है, और मैं बता देता हूँ इसका आंसर भी यही होगा, बट आगे ऑप्शन भी एनालाइज करते हैं। छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, नहीं। जो 16वां धारा मैंने बताया आरटीई एक्ट की, आरटीई एक्ट, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि आप लोग बालक को निकाल नहीं सकते, रोकने और निष्कासन पर प्रतिबंध है, ऐसा वो धारा का नाम है पूरा, ठीक है। कि बालक को नहीं तो फेल कर सकते हो, नहीं स्कूल से निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चौथा है, सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। अगर उसके साथ मारपीट करेंगे तो वो आपसे फिर ना प्रश्न पूछना ही बंद कर देगा एक तरीके से, उसको ना ऐसे झिझक होने लगेगी, वो फिर इंट्रोवर्ट बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके कारणों का पता लगाएंगे, अगर आपके हाथ में है ऐसा कुछ कि आप लोग उसके जो समस्या है उसको दूर कर सकते हो, तो आप उसका फिर निदान करेंगे, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए उसको समस्या है कि मतलब ऐसा कि वो बहुत दूर से चल के आता है, ठीक है, बहुत दूर से चल के आने के कारण वो समय पर नहीं पहुंच पाता, तो आप लोग व्यवस्था करेंगे, आपको आरटी धारा में दिया गया है कि है ना 1 किलोमीटर के अंदर अंदर विद्यालय होना चाहिए, 2 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए, ठीक है। 6 से 8वीं कक्षा तक का विद्यालय हर 2 किलोमीटर पे, और 1 किलोमीटर पे हर, मतलब कि जो 1 से 5वीं तक का स्कूल जो होता है वो होना ही चाहिए, ऐसा आरटी एक्ट कहता है। लेकिन अगर इनसे दूर है तो भी बालक जो स्कूल जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर ना जो किराया वगैरह है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। लेकिन आप उसको समझा सकते हो ना कि ऐसा ऐसा स्कीम चल रही है, तो इस प्रकार से उसके कारणों का जो है निदान आप लोग करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके विद्यालय में अधिसंख्यक शिक्षक आपको विद्यालय का शिक्षक सचिव बनाना चाहते हैं, आपको विद्यालय का शिक्षक सचिव बनाना चाहते हैं, आपको अपने पर अधिक विश्वास नहीं है, आप ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है अपने ऊपर। आप इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, मतलब ऐसे समझिए कि आपको ना शिक्षक सचिव नहीं समझ में आता, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको ना गांव का सरपंच बनाया जा रहा है, ठीक है, सरपंच बनाया जा रहा है। अब आप लोगों को खुद को लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो आपका उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। उन्हें रुखाई से बोलेंगे कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, शिक्षक की बात चल रही है, आप अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ में ऐसे रुखाई से पेश नहीं आ सकते, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। दूसरा है, उन्हें बता देंगे इस काम के लिए आप योग्य व्यक्ति नहीं है, अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, ये भी नेगेटिव चीज ही हो गई है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी है, चुनौती को स्वीकार करते हुए सभी मामलों में शिक्षकों का सहयोग लेना चाहेंगे।
ठीक है? और चौथा है अपने स्थान पर किसी अन्य शिक्षक का नाम सुझाएँगे, ये भी नहीं होगा, ये भी ज़िम्मेदारी से भागने वाला काम हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अब क्यों होगा वो समझिएगा कि चुनौती को आप लोग स्वीकार करेंगे, ठीक है यार, मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन स्वीकार तो करते हैं और फिर जो शिक्षक वगैरह हैं, उनका सहयोग आप लोग लेते रहेंगे। यहाँ पे देखिए शिक्षकों का सहयोग लेंगे और फिर जो आपको काम दिया जाएगा, वो आप कंप्लीट करेंगे, बस इतनी सी तो बात है। ठीक है? तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि छात्रों को पढ़ाए गए महत्वपूर्ण तथ्यों और अवधारणाओं की रिक्त स्थान के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। देखिए इसका आंसर ना साफ साफ है। देखिए यहाँ पे क्या है, मौखिक परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा किसके लिए जाती है? यहाँ देखिए कौशल। कौशल क्या होता है, मतलब कि आप में कोई स्किल है, अब आपको ना जैसे ऐसे मान लीजिए आपको समझाऊं तो मैं थोड़ा बेसिक से समझाता हूँ। आपको ना गाड़ी रिपेयर करनी आती है, ठीक है, गाड़ी रिपेयर करनी आती है, आपने ये कौशल सीखा है, ठीक है। अब इसकी आप मौखिक परीक्षा थोड़ी ना दे दोगे। कौशल जो है वो तो आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखाना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल एग्जाम समझाओगे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद में ज्ञान और अवधारणा, और डी है सामाजिक कौशल और प्रयोग। सामाजिक कौशल का भी ना मौखिक प्रयोग नहीं हो सकता, मौखिक परीक्षा सामाजिक कौशल की नहीं ली जा सकती, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचे दो, तो इसमें से आंसर हो जाएगा समझ और ज्ञान। छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और अवधारणाओं की, ठीक है, जब अवधारणा आप लोग पढ़ाएंगे, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाएंगे, तो वो क्या समझता है, ठीक है, वो क्या समझता है, अभी तक उसने क्या समझा और उसने क्या ज्ञान ग्रहण किया, इसका आप लोग मौखिक परीक्षा ले सकते हैं, ठीक है। अगला है, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे, यदि कोई छात्र है वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा, तो आप लोग क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आप शिक्षक हैं, आप लोगों को समझाना ही पड़ेगा, आप चाहे कैसे भी समझाएं, ठीक है। आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे नहीं। देखिए इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ ये होता है कि आप लोग मान लीजिए क्लास ले रहे हैं, ठीक है, क्लास लेते लेते आपका जो बच्चे हैं कोई, वो बोलते हैं कि सर हमें यहाँ से समझ में नहीं आया। अब बात समझ में नहीं आए तो आप दोषारोपण उन्हीं पे करेंगे कि और कर ले मजाक, और देख ले बाहर खिड़की से, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग, उन पे दोषारोपण नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन सी है, अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि आप लोग जैसे आप धीरे धीरे जब भी मतलब शिक्षक पर जो शिक्षक भर्ती है उसकी तैयारी करेंगे, तो आप बहुत सारे शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, तो उनमें से आप कोई भी काम में ले सकते हैं। ऑप्शन चार हमें दिया है, उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम शिक्षण देने का प्रयास करेंगे, तो यही हो जाएगा, ठीक है। शिक्षण में ना हमेशा मैं आपको ना दो नाम लिखवाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे आपको कभी भी रुचि या फिर आपको उदाहरण, इनका नाम मिले ना, तो आप लोग बेझिझक, ऐसा आपको अगर कुछ समझ में भी नहीं आता हो, आपको ऐसे तुक्का मारना हो, तो इन्हीं पे आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। क्योंकि इनमें भी वही सीन है कि जैसे छात्रों का होता है ना, जैसे मैंने बताया छात्र केंद्रित शिक्षण होता है, तो छात्र का नाम जहां दिखे वहां आप लोग टिक करेंगे, दूसरा आप रुचि और उदाहरण जब होगा वहां टिक करेंगे, ठीक है। गारंटी नहीं लेता हूँ कि 100% सही होगा, बट ये बोल सकता हूँ कि 70 से 80% जो है वो आंसर सही ही निकलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, उदाहरणों के द्वारा आप लोग उसे सरलता से समझाएंगे, ठीक है, तब जाके समझ में आ जाएगा ऑब्वियसली बालक को। अब अन्य विधि से प्रयोग करेंगे तब गारंटी थोड़ी ना समझ में आए, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षिका होती है क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करती हैं। दूसरा है, वे कम वेतन लेकर काम करने को तैयार है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बराबर ही वेतन मिलता है शिक्षक हो चाहे शिक्षिका हो, ठीक है। इस पेशे में उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। बराबर हमें आंकना ऐसा नहीं होता ना कि जो शिक्षिकाएं हैं वो कम पढ़ी लिखी होती है इसीलिए उन्हें जॉब देते हैं हम लोग, नहीं, बराबर ही योग्यता चाहिए होती है। चौथा है, हमारे पास में उन्हें अन्य पैसों में काम करने के अवसर कम मिलते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। अन्य पैसों में काम करने का जो अवसर है वो कम मिलता है, मतलब कि ये गलत है कि हमें समानता की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मैंने संविधान वाली बात बोली कि संविधान में जो लिखा है वो ही आप लोग फोकस करोगे, तो संविधान में लिखा है ना कि समानता का अधिकार होना चाहिए, तो अन्य पैसों में भी काम करने का बराबर ही तो अवसर मिलता है। राजस्थान सरकार ऐसा तो है नहीं ना कि लिखती है कि राजस्थान पुलिस की जो भर्ती होगी वो केवल पुरुषों के लिए होगी, ऐसा तो नहीं है, बराबर होती है। शिक्षकों के लिए भर्ती, पटवारी, ग्राम सेवक, सारी भर्तियां बराबर होती है, कोई भी कभी भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, ऑप्शन ए। अब देखिए इस पे ना थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है, थोड़ी बात करते हैं। 50% महिला आरक्षण का बिल जो लाया गया था, ठीक है, वो लागू नहीं हुआ है अभी तक, तो ये बता दूं, लेकिन फिर भी लाया गया था, तो उसमें तर्क दिया गया था कि जो मतलब कि माता की तरह एक जो है वो वातावरण वो प्रोवाइड कर सकती हैं जो महिला शिक्षिकाएं होती है। 50% उनको आरक्षण दिया गया था और कहा गया था कि जो शिक्षिकाएं हैं वो अधिक सुचारू रूप से जैसे बालक को बिना डराए पढ़ा सकती है, ठीक है।
तो फिर ना उसका बहुत विरोध हुआ उस बिल का, तो उसका विरोध इसी कारण से हुआ था कि मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि शिक्षक और शिक्षिका दोनों बराबर ही हैं। कोई ज़्यादा कम ज़्यादा तो नहीं है, दोनों बराबर ही हैं। इन्हें इसीलिए जो हमने अभी 50% वाला बिल देखा तो वो गलत था एक तरीके से। बट इस प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करती हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, कक्षा में जो पढ़ाने के लिए जो उत्सुक रहते हैं शिक्षक, वो क्या होते हैं? ऑप्शन 4 दिए हैं हमें। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे आमतौर पर नाट्य कला का सहारा लेते हैं। ठीक है, बात सही है। आप लोगों को मतलब जो नाट्य कला है जो या फिर मतलब कुछ प्रदर्शन विधि है उसका सहारा आपको लेना चाहिए। ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करते। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है ये तो बिल्कुल भी होगा। आप अगर शिक्षण में छात्रों को ही सम्मिलित नहीं करोगे तो आप पढ़ा किसको रहे हो फिर, ठीक है? ऑप्शन सी है विषयों में अक्षर दक्षता में कमी दर्शाते हैं। विषयों में अक्षर दक्षता में कमी दर्शाते हैं, ये हो गया। उसके बाद में ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी क्या है हमारा? ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसमें से ना क्या आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए आप लोग। अब ना मैंने जो 22 प्रश्न आपको करवाए हैं, ठीक है, 22 प्रश्न करवाए हैं। 23वां जो प्रश्न है उसके लिए मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक, आप चाहे कोई भी लॉजिक लगाएं, आप चाहे कोई भी तुक्का लगाएं, जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया था, कुछ भी करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। फिर कल की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? मैंने सारे ऑप्शन आपको जो विश्लेषण करके उनका बता दिया है, ठीक है? अब प्रॉपर आंसर मुझे अब कमेंट सेक्शन में आप ही लोग दोगे, ठीक है? आगे चलते हैं। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के शिक्षक द्वारा निर्मित होती है, ठीक है? हमें भी पता है कि बालक की जो नींव है वो प्राथमिक स्तर के शिक्षक द्वारा निर्मित होती है। क्यों? क्योंकि जब बालक जो है वो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक अगर उसको ऐसा लगा कि हाँ, मुझे पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ाई में अगर उसकी रुचि जागती है, तो उसके बाद में ना वो अच्छी फील्ड में जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर वो पढ़ाई छोड़ देगा, ड्रॉप आउट कर लेगा, ऐसा नहीं होता, फिर वो पढ़ता ही है, ठीक है? अगर वो स्टार्टिंग में ऐसा अरुचि प्रकट करता है ना पढ़ाई में, तो फिर वो जाके ऐसे मतलब तुक्के से पास हो के वो 12th तक जाता है, उसके बाद में ड्रॉप आउट कर लेता है या फिर 10वीं में छोड़ देता है, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है? तो शिक्षक जो प्राथमिक स्तर का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उसका जो कार्य होगा वो क्या होगा? निर्णायक, सरल, कठिन या महत्वपूर्ण। देखिए, सरल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शिक्षक का कार्य न ही तो सरल होता है, ठीक है, बिल्कुल भी सरल नहीं होता, कठिन भी नहीं होता, क्योंकि आप शिक्षक का आपको काम तो करना ही है। कठिन, सरल, कठिन का आप क्या ही करेंगे, ठीक है? अब दो ऑप्शन है, इनमें आपको डाउट क्रिएट होगा कि सर हम महत्वपूर्ण लगाएं या फिर निर्णायक लगाएं। तो यहाँ देखिए, आप लोगों को बताया ना मैंने कि जो शिक्षक है उसका कार्य छात्रों को निर्णय लेने में मदद करता है कि मतलब उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ठीक है, इन सब चीजों में। तो उसका जो कार्य होता है वो निर्णायक होता है, प्राथमिक शिक्षक का कार्य, ठीक है? आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी राय में शिक्षा किससे विकसित होती है? आपकी राय में शिक्षा है जो वो किससे विकसित होती है? ऑप्शन ए बौद्धिकता, ऑप्शन बी योग्यता, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा प्रश्न को। हमें पूछा है कि शिक्षा जो है वो किससे विकसित होती है, मतलब कि शिक्षा के लिए आपको सबसे पहले बेसिक लेवल पे क्या चीज चाहिए, ऐसा पूछा है। बौद्धिकता, बौद्धिक स्तर या फिर योग्यता, किसी चीज की योग्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। छोटा सा बालक जो होता है वो पढ़ने जाता है, उसके पास में कोई योग्यता थोड़ी ना होती है, उसमें योग्यताओं का विकास तो हम लोग करते हैं। ऑप्शन सी है परिपक्वता। होती क्या है परिपक्वता, ये समझिएगा जब आप डायरेक्ट कॉलेज में जाएंगे, आपको कॉलेज मिलेगी, तब तो आप समझ जाएंगे, बट पहले ही समझा देता हूं मैं। परिपक्वता होती है बालक का विकास। मतलब परिपक्वता ऐसे समझिएगा कि 2 साल का बालक है वो साइकिल थोड़ी ना चला लेगा। दोपहिया जो साइकिल होती है वो थोड़ी ना चला लेगा 2 साल का बालक, ठीक है? ये वाली साइकिल थोड़ी ना चला लेगा, नहीं चलाएगा। लेकिन जैसे ही वो मतलब थोड़ा बड़ा होगा और लगभग वो 8 से 10 साल की एज में जाएगा, तब वो आसानी से इसे चला सकता है, ठीक है? तो उसके लिए वो परिपक्व हो गया, ठीक है? या फिर और चीज़ों से समझाऊँ तो मैं, जैसे मेरे पास में 10 किलो वज़न है, ठीक है? 10 किलो का कोई वेट है। अब वो 1 साल का बालक थोड़ी ना उसे उठा लेगा, ठीक है? 1 साल का जो बालक है, 1 साल का जो बालक है, वो उसे थोड़ी ना उठा लेगा 10 किलो के वेट को, नहीं उठा पाएगा। लेकिन धीरे-धीरे वो परिपक्व होगा, उसकी जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ेगी और फिर वो जैसे मान लीजिए कि 12 से 15 साल की एज में जब आएगा, तो वो 10 किलो का वेट जो है वो उठा पाएगा आसानी से। तो वो उसके लिए क्या हो गया? परिपक्व हो गया, ठीक है? धीरे-धीरे जैसे विकास होता है तो परिपक्वता बढ़ती है, ठीक है? परिपक्वता धीरे-धीरे जैसे-जैसे विकास होता है बढ़ती है। अब शिक्षा भी ऐसा ही है। शिक्षा ऐसा है क्यों है? जैसे ही बालक आपको पहली कक्षा में दिखता है, तो आप लोग क्या उसको सीधा-सीधा जो है वो कोई मतलब परमे वगैरह पढ़ाते हैं क्या? परमे वगैरह पढ़ाने थोड़ी ना लग जाते हैं, या फिर ऐसा आप लोग उसको कै ख गढ़े या ऐसा कुछ लिख के दिखाते हैं। ऑब्वियसली आप लोग उसको ना बेसिक सी चीजें सिखाएंगे, नहीं कि आप लोग उसको डायरेक्ट जो हाई लेवल की कॉन्सेप्ट है वो समझाने लगेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे परिपक्वता उसमें आएगी, तभी उसको अलग अलग प्रकार से आप लोग उसको शिक्षा देंगे, अलग अलग चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए परिपक्वता जो है वो शिक्षा की प्राथमिक आवश्यकता है एक तरीके से। मतलब पहले जरूरी रूप से परिपक्वता आपको चाहिए ही चाहिए।
एक सेकेंड लिख देते हैं परिपक्वता यहाँ पे, परिपक्वता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। 25 प्रश्न मैं लेके आया था और 25 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। 30 हमने यहाँ गलती से लिख दिया, 25 ही करेंगे आप आज हम लोग, क्योंकि क्लास का ना टाइम बहुत लंबा हो गया समझाते समझाते। 30 करते हम लोग, लेकिन अभी टाइम बहुत हो गया है क्लास में, हम लोगों ने काफी डिटेल में चीजों को समझा है, ठीक है, इसीलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। तो ये जो 5 प्रश्न बच गए इनको हम लोग अगली क्लास में ऐड कर देंगे और वहीं वहां थोड़ा हम लोग लंबी क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोगों से कल मिलते हैं और है ना हिंदी के प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके आएंगे या फिर जीके का कर लेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी जो है 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। बेल आइकन जो है उसको ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर दें, बेल आइकन जो है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर दें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, तभी तो पढ़ेंगे, वरना और कोई बच्चे जो है वो पढ़ के आपसे कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, पढ़ते रहिएगा, चलिए धन्यवाद।